नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के, यानी कि जो इंडिया का इतिहास है एंड उसकी जो संस्कृति है उसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, और साथ ही में यहाँ पर जो पुरातत्व स्थल है उनके क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वो छूटे नहीं और आप उसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको जो है वो सबसे पहले मिल सके। और आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है अभी फुल हो चुका है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या करें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम आपके लिए लेकर आए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, तो आप भी आंसर देते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी का भी अंदाज़ा आपको लग सके। और यहाँ पर हम देखिएगा टोटल जो है 30 प्रश्न करने वाले हैं। कितने करेंगे दोस्तों? 30 प्रश्न करने वाले हैं। उन 30 प्रश्नों का आपको आंसर देना है और बताना है कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो है वो सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न दे रखा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग आरंभ किया गया था, यानी कि जो मानव थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का जो है वह प्रयोग आरंभ किया था। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए दोस्त, जल्दी से आपको भी आंसर बताना है, जिससे कि आपकी तैयारी का अच्छी तरह चल सके। तो देखिएगा जो मानव ने सबसे पहले जो अपना जो धातु का उपयोग किया था वह किया दोस्तों तांबा। ठीक है, तांबे का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में वह प्राचीनतम स्थल जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले। हाँ, यानी कि स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं भारत में? अगर बात करें तो स्टेडियम्स के अवशेष कौन सी सभ्यता से, कौन सी सिविलाइजेशन से मिले हैं? तो धोलावीरा सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, ये वाले सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता में अनाज के बड़े कोठार कहाँ से मिले हैं? अब यहाँ पूछा गया कि अनाज के बड़े जो कोठार है, यानी कि भंडार है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज के जो बड़े भंडार है वो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले दोस्तों? यानी ये क्या है, इनके अवशेष है। क्या दोस्तों? इनके अवशेष है, इनके वेस्टिज है। तो अवशेष आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पर है, ये देखिएगा। ये इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। सवाल आ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये अपनी पाकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, बैलगाड़ी के इक्के, हाँ बैलगाड़ी के इक्के होते हैं, वो उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिएगा ये मिले हैं हमें हड़प्पा से एंड चन्नूदड़ो से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में से, सिंधु स्थल में से किन स्थल, यानी कि सिंधु की जो प्रमुख यहाँ पर स्थल है, किसके साक्ष्य पूछा है? सरसों के साक्ष्य पूछे हैं। सरसों के तत्व मतलब इसके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले हैं कालीबंगा। दोस्तों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। एंड कालीबंगा अभी वर्तमान में कहाँ पर है? अपने राजस्थान जिले में। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है, ये वाला सवाल भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो एनएमएमएस का जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर, ये लिखना है। उसके बाद लगाना है studymandir.com। क्या लिखना है? एनएमएमएस मॉडल पेपर, एंड यहाँ पर लिखना है studymandir.com। जैसे आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर, सर्च करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक नई वेबसाइट आपके सामने मिल जाएगी, एनएमएमएस 2022 क्वेश्चन पेपर। इस वाले लिंक पर क्या करना है? सिंपली आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा एनएमएमएस मॉडल पेपर का। यहाँ पर स्टडी मंदिर पर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, इस पेज को ओपन करना, फिर सबसे नीचे आना है। एंड यहाँ पर देखिएगा एक पेपर आपको मिल जाएंगे, 2-3 पेपर जो अवेलेबल करा रखे हैं, जैसे कि मॉडल पेपर 1 तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ, मॉडल पेपर 2 तो डाउनलोड नाउ। एंड यहाँ पर दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे अलग अलग स्टेट के, जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका का पेपर आप देख सकते हैं, हरियाणा के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे studymandir.com पर। इस यानी गूगल पे लिखना है studymandir.com। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की नृत्य करती हुई महिला की, जो देखो नृत्य करते हुई, डांस करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो ये प्राप्त कहाँ से हुई है, ये देखिएगा यहाँ पर हमें किस धातु की, ठीक है दोस्तों, कौन से धातु की पूछी है, तो कांस्य धातु की, ठीक है, कांस्य दोस्तों होता है ना, यानी इसकी धातु क्या मिली है, मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़ यानी कि कुबड़दार बैल किसका अंकित, यानी उसमें जो है कैसी मूर्ति बनी, उसका जो अंकित है वो कैसे किया गया है, तो वो ताम्रपत्र होता था ना, यानी कि ताम्रपत्र होता है ना, तो ताम्रपत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान जो पूरा जो जितने भी स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, उनका पिता, उनका जनक किसे कहते हैं, तो यानी कि जॉन मार्शल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था, यानी कि सबसे अधिक किसका फैलाव था, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक था, तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता है वो हो जाएगी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई दोस्तों, इसकी हुई थी 1921 में। ठीक है, 1921 में हुई थी, और किसने की दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो इसकी खोज हुई थी वह राकरदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राकरदास बनर्जी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्श में अलंकृत ईंटों का एकमात्र स्थान मिला। देखो फर्श मतलब जो यानी कि फर्श होता है उसमें ईंटों का एकमात्र स्थान कहाँ से मिला है, तो ये हो जाएगा अपना कालीबंगा। ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी दोस्तों, आर्य थे ना, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी वह थी सरस्वती नदी। नेक्स्ट, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार क्या है, भारत का जो वेदांत है उसके दर्शन का आधार क्या है, तो ये आधार बताना, तो देखिएगा ये उपनिषद हो जाएगा। क्या दोस्तों, उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हिंदू यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग, यानी कि हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वह प्रथम बार सबसे पहले किसने किया था। ठीक है दोस्तों, ये किया था अरबों ने। ठीक है, अरबों ने जो है हिंदुस्तान कहा था भारत को। निम्नलिखित में से किसने भारत को इंडिया कहा, इंडिया किसने कहा था, जल्दी बताइए, इंडिया कहा दोस्तों किसने, यूनान ने। ठीक है, जो यानी कि यूनानी थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा था। ऋग्वेद में दुहिता शब्द का प्रयोग, यानी कि दुहिता शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये पुत्री के लिए होता है। ठीक है, यानी पुत्री को पहले क्या कहते थे, दुहिता भी कहते थे। सबसे प्राचीन दर्शन किसे ये माना जाता है दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन है वह कौन से हो जाएंगे, सबसे प्राचीन हो जाएंगे दोस्तों अपने, जल्दी बताइए, ये हो जाएंगे सांख्य। क्या है दोस्तों, सांख्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस लोक देवता से संबंधित दोस्तों, गायत्री मंथन ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, ये जो है सूर्य देव जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इन जो है लोक देवता से संबंधित है। जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता है, यानी कि जहाँ पर औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, निवास होता है, किंतु जहाँ पर उनका सम्मान नहीं होता है तो सभी कार्य क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं। ये उक्ति, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी ये ऐसा वाक्य किसने कहा था, ऐसा किसने बोला था, तो ये बोला दोस्तों यहाँ पर मनुस्मृति में कहा गया। ठीक है, तो मनुस्मृति अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मनु द्वारा यहाँ पर लिखित है, तो ये मनुस्मृति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो बोगज कोई कहाँ, देखो जो बोगज कोई है वो कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है दोस्तों, ये वही वाला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि डीपली हो जाता है, लेकिन आपके देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो ये क्वेश्चन ये पेपर लेकर आए हैं आपके NMMS का, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट का लेकर आए, ऐसा नहीं कि जो राजस्थान विद्यार्थी है उनके लिए, ऐसा नहीं कि यूपी के लिए, ऐसा नहीं कि MP के लिए, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए, ये सभी स्टेट में अवेलेबल है, यानी कि जितने भी स्टेट आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अब किसी स्टेट में इसका क्वेश्चन आ सकता है तो किसी स्टेट में दूसरा आ सकता है, फिक्स तो है नहीं कि यही क्वेश्चन सभी स्टेट में आएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मतलब कि जो ये सवाल है आपके, यानी कि 28 राज्यों में एग्जाम होता है, तो उन सभी एग्जाम में किसी ना किसी स्टेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई ज़रूर नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन राजस्थान में आएगा, किसी दूसरे स्टेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये अपनी दोस्तों यहाँ पर ये एशिया में स्थित, कहाँ पर दोस्तों, एशिया के अंदर है, यानी एशिया माइनर में स्थित है। और ये क्या होती है कि जितने भी शिलालेख होते हैं ना उनसे प्राप्त होते हैं, और उनके जो देव, यानी कि उनके जो देव देवता है उनके क्या है, उनके नाम लिखे हुए हैं बोगज कोई। ठीक है, तो ये अपना जो है ये क्या आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया में नहीं, मध्य एशिया में कहाँ पर है, तिब्बत में कहाँ पर है, जर्मनी नहीं, ये अपनी एशिया में है, एशिया माइनर में है, और यहाँ पर जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इससे दोस्तों आर्यों की देवी देवताओं क्या है, नाम अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट,
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। रत्नाकर के बारे में बताना है तो ये क्या था, अरब सागर का था। ठीक है, अरब सागर का नहीं था दोस्तों, किसका था, कंफ्यूज मत होना, ये था दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संस्कृत यानी कि संस्कृत साहित्य को आदि काव्य किससे कहा जाता है दोस्तों, यानी आदि काव्य किससे कहते हैं, तो रामायण को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रामायण आदि काव्य हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद क्या है, एक वेद है। वेद कितने प्रकार के हैं, वेद अपने 4 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि रामायण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रामायण की दोस्तों रचना किसने की दोस्तों, ये की थी अपनी महर्षि वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो महाभारत दोस्तों हो जाएगा अपना वेद व्यास। क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है जो अपने रुपए पैसे से अपने जो है फाइनेंशियल दोस्तों एक समस्या है। तो देखिएगा बेरोजगारी, आपको पता है आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि आजकल देखिएगा विद्यार्थी पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वह रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि अगर इंडिया विकसित होगा तो अभी जो इसकी समस्या भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पास किया गया दोस्तों 1920 के अंदर। ठीक है, 1920 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट किस से संबंधित दोस्तों, यानी कि जो शारदा एक्ट है वह किस से संबंधित है, ये इसके बारे में आपको पता होगा। ये बाल विवाह से संबंधित एक्ट है, एक कानून, एक अधिनियम है। बाल विवाह अधिनियम अब कब पास किया गया था, ये हमने पहले बताया भी था आपको कि बाल विवाह अधिनियम पास किया गया था 1929 के अंदर, 1929 के अंदर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पति पत्नी व उनके आश्रित बच्चों से मिलकर एक क्या कहलाता है, यानी देखिएगा जिसमें पति पत्नी हो और उनके बच्चे हो। ठीक है, हम दो हमारे दो, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उनसे मिला हुआ बच्चे यानी कि जो क्या कहलाता है, तो उन्हें हम एकल परिवार भी कह सकते हैं, केंद्रीय परिवार भी हो सकता है, पितृवंशीय परिवार या फिर संयुक्त परिवार। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऐसे बोलते हैं एकल परिवार। क्या होते हैं, एकल परिवार। अगर आपके यानी कि आपके साथ में आपके पति पत्नी रह रहे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, यानी कि आपके बच्चों के यानी कि साथ में दादा रहते हैं ना, यानी कि दादा दादी रहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी जिसमें देखिएगा चाचा चाची यानी कि भतीजा और यानी कि साथ में जो है दादा रहते हैं, दादा रहते हैं, दादा रहती है। तो क्या होता है, एक एकल परिवार ना होकर वह संयुक्त परिवार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पूरा परिवार सम्मिलित होता है। अब वह परिवार जिसमें पति पत्नी है, मतलब बिल्कुल छोटा परिवार होता है ना, अब जो छोटा परिवार होता है उससे क्या कहते हैं, उससे हम एकल परिवार भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भर कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है। यानी कि ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं, जिसकी उम्र यानी कि 14 साल से अधिक नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कोई कारखाने में काम करते हैं, तो वो कारखाने में काम करते हैं तो उनको काम करने से वो क्या जोखिम भरे काम हो जाते हैं। अब कहीं किसी में हादसा होता है, किसी में हाथ की लग जाती है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो बच्चा क्या है कि ऐसे मतलब जो विद्या यानी कि बच्चे हैं, अगर वो वयस्क नहीं है, अवयस्क है, तो उसको काम पे लगाना नहीं चाहिए। तो सरकार क्या है उस पर रोक लगाती है। तो वह किस अनुच्छेद में जो है इसको कहा गया है। अब आपको पता है कि टोटल जो है अनुच्छेद कितने हैं, टोटल हमारे अनुच्छेद है 395। कितने, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो किस अनुच्छेद में ये रोक लगाई गई है, तो ये दोस्तों रोक लगाई गई है अपने अनुच्छेद 24 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंदर इसके बारे में रोक लगाई गई है। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा स्थापित है, ये वाक्य किसने कहा था। यानी कि समाज जो है अपना सोशल जो अपना समाज है वह क्या है कि व्यक्तियों का समूह है। वह विभिन्न व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और के उनके जो परस्पर जो संबंध है, उनकी जो अंतर्क्रिया है, उनके द्वारा वह क्या संबंधित है। तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था, ये वाक्य कहा गया दोस्तों जॉर्ज सिमेल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी विशेषता समाज की है,
समाज क्या है? समाज एक अमूर्त है। समाज क्या है? एक अमूर्त है, यानी समाज अमूर्त है, कभी भी समाप्त नहीं होने है। समाज में समानता, यानी कि समाज में समानता भी हो सकती है, विभिन्नता भी होती है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही, यानी कि एक ही मनुष्य के बाद सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पंचायत है, एक सरपंच है, क्या वह सरपंच समाप्त होता है तो यानी कि समाज भी समाप्त होता है कि नहीं? अगर एक मनुष्य नहीं, ऐसा नहीं कि एक मनुष्य समाप्त हो गया तो पूरा समाज समाप्त हो गया, ऐसा कदापि नहीं है। समाज यानी कि जब तक आदमी हैं, जब तक उनके मध्य अंतरक्रिया है, तब तक समाज चलता रहेगा। इसका मतलब उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता नहीं है संयुक्त परिवार की? तो देखिएगा, बड़ा आकार होना चाहिए, सामान्य निवास, यानी कि सभी का जो निवास है वो एक सामान्य या फिर एक जगह पर होना सही है। स्थायित्व है कि उनका जो स्थायित्व होना चाहिए। माता पिता उनकी संतानों का होना। अगर देखो संयुक्त परिवार में उनकी माता पिता नहीं होंगे, उनकी संतान नहीं होगी, उनके बाल बच्चे नहीं होंगे, तो कैसे माना जाएगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 क्वेश्चन हमने किया आज की क्लास में, और कल हम करने वाले हैं जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप कल का इंतज़ार करें। क्लासें रेगुलर हो रही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।